दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान और राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव तथा प्रमुख आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया है। गांधी स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित नेताओं में से एक थे, इसलिए इनको राष्ट्रपिता कहा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन इनको महात्मा गांधी के नाम से विश्व राजनीति में अभिहित किया जाता है। और आप जान लीजिए कि राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इटली के निर्माण में गैरीबाल्डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन, वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो चिन्ह मिन और महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना जाता है। और इसका कारण इतना ही है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरी तरह से या सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रभावित किया है। दोस्तों गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित नेता थे। वाशिंगटन और हो चिन्ह मिन की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उनके अपने समाज ने संवारा और नियंत्रित किया था। आप जान लीजिए कि गांधी जी स्वयं की उद्घोषणा करते हुए एक नेता हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद 1915 में भारत लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका में वो एक वकील या बैरिस्टर के रूप में गए थे। वहाँ उन्होंने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध का इस्तेमाल कर विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया और उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी थी। एक इतिहासकार हैं चंद्रन देव सेनन, इन्होंने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। तो आप जान लीजिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी एक वकील के रूप में गए, लेकिन कुछ समय बाद वे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। 1915 में वो भारत आए तो उन्हें 1893 की तुलना में अब का भारत राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय लगा था। और 1915 में भारत लौटने पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत को राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय पाया था। इसमें जो प्रमुख सक्रियता के बिंदु हैं, आप देखिए कि अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं बन गई थीं। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के विस्तार से कुछ प्रमुख नेताओं का जन्म हुआ, जिसमें महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय थे। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया था और उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। और इसमें गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मोहम्मद अली जिन्ना थे। आप जान लीजिए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु उस दौरान गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि कांग्रेस के उदारवादी यानी लिबरल समूह का हिस्सा था। और इन्हीं की सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की भूमि और यहाँ के लोगों को समझने के लिए 1 साल तक भारत भ्रमण किया था। दोस्तों गोखले की सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की थी, जिससे वे इस भूमि और लोगों को जान सकें। पहली सार्वजनिक उपस्थिति, गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के आधार पर फरवरी 1916 में आमंत्रित किया गया था और इस समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी शामिल थे। यहाँ एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे। गांधी जी को यहाँ दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आमंत्रित किया गया था।
यहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में लोगों को अनुपस्थित किसानों और कामगारों की याद दिलाई थी। विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था गांधी जी ने अपने पहले पब्लिक अपीयरेंस में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं और अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति सिर्फ किसानों के द्वारा हो सकती है। और आप जान लीजिए कि दिसंबर 1916 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आए एक किसान ने गांधी जी को अंग्रेजी नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले अन्याय और शोषण के बारे में भी बताया था। और आप उनका नाम जानते हैं, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। और ये भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। तो यहाँ से जान सकते हैं आप कि गांधी जी ने आंदोलन या गांधी जी का जो नेतृत्व था वो केवल एक छोटे वर्ग तक या उच्च मध्यम वर्ग या शिक्षित वर्ग तक शामिल न होकर उनका दायरा बहुत विस्तृत था। अब आइए देखते हैं असहयोग की शुरुआत और अंत। दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण बिहार से आए किसान ने गांधी जी को वहाँ के अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए गए कठोर व्यवहार के बारे में बताया। 1917 में उन्होंने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के लिए अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाई। 1918 में पहले अहमदाबाद गुजरात के श्रम विवाद में हस्तक्षेप करके उन्होंने कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। फिर खेड़ा गुजरात में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ़ करने की मांग की थी। तो ये गांधी जी के कुछ प्रमुख शुरुआती काम थे जो उनको भारतीय जनमानस की पटल पर उन्होंने उनको स्थापित किया था। देखिए, गांधी जी ने किसानों, गरीबों और मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए और उनके इन्हीं कठिन प्रयासों के कारण लोग उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज आदि कहने लगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर बिना जांच के कारावास की अनुमति दी थी। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे जारी रखा था। 1919 में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों को बंद किया गया। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद करके स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया और स्थिति के तनावपूर्ण होने के बाद अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग की और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो स्कूल, कॉलेज, न्यायालय न जाएं और कर न चुकाएं। गांधी जी ने कहा कि असहयोग का ठीक ढंग से पालन करने पर भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से गांधी जी ने आम जनता के बीच जाकर या आम जनता से जुड़कर आंदोलन को व्यापक बनाया। आम लोग उनके प्रशंसक इसलिए बने क्योंकि उन्हीं की तरह वो कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह साधारण जीवन जीते थे और उन्हीं की भाषा में बात करते थे। और उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश का संचार औपनिवेशिक अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया था। गांधी जी ने अपने संघर्ष में खिलाफत आंदोलन को भी मिला लिया, जो हाल में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो 1919-20 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इसकी मांगे थी कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फ़लस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वो इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बना सके। तो ये सब जो है आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण था ये खिलाफत आंदोलन की प्रमुख मांगों में।
एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। तो गांधी जी की आशा के अनुसार असहयोग खिलाफत आंदोलन ने एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया, यानी यह आंदोलन बहुत ही लोकप्रिय हुआ, इसकी जो गूंज है लोगों में पहुंची थी। और आप जान लीजिए कि ये आंदोलन इतना विस्तृत और व्यापक हुआ कि विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था, और वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, यानी उन्होंने वकालत छोड़ दी, कानूनी कार्रवाइयों में भाग लेना छोड़ दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया था। 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्यदिवसों का नुकसान हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना की थी और अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए थे। और आप जान लीजिए कि अवध के किसानों ने कर देने से मना किया, कुमायूं के किसानों ने अंग्रेजी अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया था। कुमायूं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया, और किसानों, श्रमिकों और अन्य ने असहयोग के लिए हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की थी। और गांधी जी, आप जान लीजिए कि हजारों लोगों की गिरफ्तारियां की गई। गांधी जी को 1922 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और फरवरी 1924 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने समाज में खादी के प्रचार को बढ़ावा दिया था, ताकि किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके और उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। देखिए, गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम हो गया था। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन जरूरी था। ये स्वशासन के लिए प्रशिक्षण था। और 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार इस आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई थी। फरवरी 1922 में आप जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह द्वारा चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर आक्रमण करके आग के हवाले कर दिया गया था थाने को, और कई पुलिस वालों की इसमें जान चली गई थी। हिंसा होते देख गांधी जी ने ये आंदोलन तत्काल वापस ले लिया था, और इस आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब जेल से छूटे तो गांधी जी एक जन नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। इस आंदोलन में व्यवसायी यानी व्यापारी, बुद्धिजीवियों के साथ हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगरों ने भी भाग लेना शुरू किया गया। गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए लोग उन्हें महात्मा कहने लगे, और अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट और भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे। वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। उनका पहनावा बदल चुका था, उनका रहन सहन, बोलचाल सब उन्होंने बदल दिया था। गांधी जी प्रतिदिन कुछ हिस्सा चरखा चलाने में बिताते थे, और अन्य राष्ट्रवादियों को भी ऐसा करने को प्रोत्साहित करते थे, और इस कार्य से पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद मिली थी। एक इतिहासकार हैं शाहिद अमीन। इन्होंने अपने अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की कल्पना को ढूंढने की कोशिश की है। देखिए, फरवरी 1921 में जब वो इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। वे जहाँ भी गए उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गईं। उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ़ों में सुधार के लिए भेजा गया है। उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है, और गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है, और उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। उनकी आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए और उनकी फसल चौपट हो गई। तो ऐसा गांधी जी के बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में तरह तरह की धारणाएं प्रचलित थीं। देखिए, गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा जैसे नामों से गांधी जी को जाना गया, और वो भारतीय किसान के लिए उद्धारक के समान थे।
जो उनकी ऊंची करों की दरों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने और उनके जीवन में मार्ग मर्यादा और स्वायत्तता स्थापित करने वाले थे। आप जान लीजिए कि गांधी जी जाति से एक व्यापारी, पेशे से एक वकील थे, लेकिन उनका सादा जीवन शैली, जीवन व्यवहार और हाथों से काम करने के प्रति लगाव की वजह से गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। वे उनकी तरह दिखते, उन्हें समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे, इसलिए लोगों ने भी उनसे अपना जुड़ाव महसूस किया। राष्ट्रवाद के आधार और व्यापक बनाने के लिए इन तरीकों का प्रयोग किया गया। क्या क्या तरीके? तो भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गईं। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया, न कि अंग्रेजी भाषा में। और घनश्याम दास बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि बहुत से अन्य लोगों ने नहीं। एक देखिए, 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के एक प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी थे, और ये अपने क्षेत्र के बड़े नेताओं में शामिल थे। इन्होंने गांधी जी से खुद को जोड़ा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और व्यापकता से जन आंदोलन के रूप में विस्तार किया। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा होने के बाद अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी खादी को बढ़ावा देने, छूत को समाप्त करने पर लगाया था। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया और आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सिखाया था। अब आइए नमक सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। नमक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के कई वर्षों के बाद गांधी जी समाज सुधार कार्यों में लगे रहे। 1928 में साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया एक आयोग था, उसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान और बारदोली के किसान सत्याग्रह में उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद के रूप में चुने गए, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गांधी जी ने इस दिन को इस तरह से मनाने का निर्देश दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य जैसे सूत कताई, अछूतों की सेवा, हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन और निषिद्ध कार्य करने में व्यतीत होगा। तो ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उसको इसी तरह से मनाया गया था। अब आइए दांडी या दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि वे राज्य के नमक एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सके। 12 मार्च 1930 का दिन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गईं। देश के विशाल भागों में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया था। आप जानते हैं कि नमक कानून तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सभी भारतीयों के लिए भोजन बनाने के लिए नमक का उपयोग अनिवार्य था, लेकिन फिर भी घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने से रोका गया। दुकानों में ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए विवश किया जाने लगा और अंत में महात्मा गांधी ने नमक के इस अलोकप्रिय कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा करने का विचार कर उसकी घोषणा की गई और उन्होंने इसे दांडी नमक सत्याग्रह का नाम दिया था।
और गांधी जी की नमक यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रही। नमक यात्रा की घटना के कारण महात्मा गांधी की वैश्विक छवि उभरी थी। इस यात्रा को कवर करने के लिए यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दिया और ये पहली ऐसी राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इस यात्रा के कारण अंग्रेज़ों को ये मालूम चला कि उनका राज अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। दोस्तों, नमक यात्रा या दांडी सत्याग्रह में कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पे गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का विरोध किया, बहिष्कार किया। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से मना कर दिया और गांधी जी ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। और आप ये जान लीजिए कि नमक कानून कितना विस्तृत था कि नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई जो रिपोर्टें थीं उनसे ये पता चलता है कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हों। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को अछूतों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को सुधारने के लिए प्रेरित किया। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा और गांधी जी की सभा में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं और औपनिवेशिक पदों से इस्तीफे देकर सरकारी अफसर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। ये गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान जो पुलिस अधिकारियों की रिपोर्टें थीं उनसे ये तथ्य मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम पहले गांधी जी की कदकाठी का मजाक उड़ाती थी, पर यात्रा को जन समर्थन मिलने पर वे उन्हें साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे थे। नमक आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इस घटना के चलते गांधी जी दुनिया की नज़र में आए। यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने इसको व्यापक कवरेज दी थी। इस पहली ऐसी राष्ट्रवादी घटना में औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी और नमक यात्रा के कारण अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि उनका राज या उनका शासन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। देखिए, एक उसी के बाद नमक सत्याग्रह के बाद एक महत्वपूर्ण घटना गोलमेज सम्मेलन की हुई है। गोलमेज सम्मेलन तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित हुआ जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसके कारण ये बैठक निरर्थक हो गई थी। जनवरी 1931 में गांधी जी जेल से रिहा हुए और अगले महीने वायसराय के साथ कई लंबी बैठकों के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। उनका कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी और इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। कौन कौन सी पार्टियां? देखिए, मुस्लिम लीग का कहना था कि वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों में काम करती है। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है और वकील और विचारक बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ये जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दावे को जो कांग्रेस ने, गांधी जी ने दावा किया था, उसका विरोध करने वाले 3 वर्ग थे। देखिए, इस सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी जी खाली हाथ लौटे। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में हुआ। इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर शामिल हुए और चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा।
इस सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र या आधिकारिक पत्र जारी किया गया, जिसमें भारत के नए संविधान के लिए निर्देश दिए गए। लॉर्ड लिनलिथगो समिति बनाई गई, जिसकी सिफारिशों पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और 1937 में इसके आधार पर हुए चुनाव में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देख रेख में काम करते थे। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने फैसला लिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने पर ही कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सफल सहायता देगी। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव बनाने के लिए 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन किया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता की मांग करने पर राजनीतिक भूदृश्य जटिल हुआ था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। 1942 के वसंत में उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए एक मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। तो आप जान लीजिए 1942 में। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की मांग की थी और 1942 में चर्चिल ने अपने एक मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स को गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की इस बात से वार्ता टूट गई कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस के समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। ये सारी चीज़ें जब सही नहीं हुई या क्रिप्स मिशन असफल हुआ तो उसके बाद जो है भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में शुरू किया था। गांधी जी के फौरन गिरफ्तार होने के बाद जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था और देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में शामिल थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार बनी थी और अंग्रेजों द्वारा सख्त रवैया अपनाने के बाद भी इस आंदोलन में दबाने में साल भर से ज़्यादा समय लगा था। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में कहा जाए तो एक जन आंदोलन था और एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, जिसमें लाखों आम भारतीय शामिल थे। इसने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया, जिसने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने उनके साथ ही अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। मुस्लिम लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां उनका कोई वजूद नहीं था। जून 1944 में गांधी जी ने जेल से निकलकर कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना से कई बार बात की थी। और 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। और उसी समय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया था। तो ये जो वेवेल के समय में जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच जो बैठकें हुई थी, उसमें कहीं न कहीं अगर जो देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग को तुष्ट किया जा रहा था। 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए और सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को मुसलमानों के आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। 1946 में प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी सफलता मिली और इसी वर्ष कैबिनेट मिशन भी भारत आया था। 1946 में आए कैबिनेट मिशन द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता देने का प्रयास विफल रहा। वार्ता टूटने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांगों के समर्थन में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था।
उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हुआ जो ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत तथा पंजाब तक फैल गया। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। देखिए, फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया था और सुलह के लिए उनका प्रयास विफल होने पर उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन इसका विभाजन भी होगा। तो फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। इन्होंने एक अंतिम प्रयास के रूप में वार्ताओं का दौर शुरू किया। जब समझौते के लिए उनके सभी प्रयास असफल हो गए तो उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन विभाजन के साथ, और सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की थी। और आप जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गया और उस दौरान भारत के लोगों में व्यापक उत्साह और खुशी थी। आखिरी बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों की जगह गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। और क्यों, आप जानते हैं कि विभाजन के शर्त पर मिली आज़ादी के कारण गांधी जी 24 घंटे के उपवास पर थे और वे किसी भी उत्सव में शामिल नहीं हुए थे। गांधी जी ने किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, न ही कहीं झंडा फहराया। उस दिन वे 24 घंटे के उपवास पर थे। उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। और कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वो अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी आक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। देखिए, गांधी जी आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए थे और बंगाल में हुए दंगे को शांत कराने के लिए गांधी जी उस समय नोआखाली दंगे में शामिल थे, या उस दंगे को, हिंदू मुस्लिम दंगे को शामिल कराने के लिए प्रयासरत थे। गांधी जी बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त हो गई। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। देश विभाजित होने के बाद उनकी इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखें। 26 जनवरी को एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जिसमें बताया गया कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना में नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उसने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था। गांधी जी की मृत्यु के बाद चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी शोक संदेश भेजे थे। टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी। अब आइए लास्ट में देखते हैं गांधी जी को समझना। दोस्तों, आप जान लीजिए महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीन लेखन और भाषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने जानने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तिगत पत्र हमें निजी विचार, उनका गुस्सा, पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं दिखाते हैं। देखिए, बहुत सारे पत्र व्यक्तिगत पत्र होने के साथ कुछ हद तक जनता के लिए भी हैं। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने पर आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते थे। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित किया था। तो आप जान लीजिए कि गांधी जी के समझने के लिए कई प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं।
छवि गढ़ने की बात ये है कि आप जान लीजिए कि जो आत्मकथाएं हमें उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध है। ये आत्मकथाएं स्मृति के आधार पर लिखी होती हैं। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखीं, वो क्या याद रखना चाहता था और की नज़र में अपनी ज़िंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता था। तो गांधी जी को समझने के लिए अन्य स्रोतों में आप देखिए आत्मकथा, गुप्त रिपोर्ट और समाचार पत्र हैं। इन स्रोतों के माध्यम से पूरे गांधी युग और समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन को विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। देखिए कई चीज़ें हैं जिससे हम चीज़ें समझ सकते हैं। जो लेखक नहीं दिखाना चाहता था आत्मकथा के द्वारा आप उसको नहीं जान सकते, उन चुप्पियों के कारण को और इच्छित या अनिच्छित विस्मृति के उन कृत्यों को आप नहीं जान सकते। लेकिन पुलिस की नज़र में सरकारी रिकॉर्ड भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए उस समय पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए रिपोर्ट और पत्र दस्तावेज अभिलेखागारों में हैं जिनको कोई देख सकता है। 20वीं सदी के शुरुआती साल में गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाले पाक्षिक रिपोर्ट जो है महत्वपूर्ण रहती है और इन रिपोर्टों से स्थानीय इलाकों की सूचना मिलती थी, लेकिन दिखता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। अखबारों से क्या चीज़ें मिलती थीं, तो अखबार आप जान लीजिए कि कई भाषाओं में छपते थे। गांधी जी की गतिविधियों पर नज़र रखने के बारे में भी कई रिपोर्टों में भी कई अखबारों में आया। ये अखबार आम भारतीयों की सोच का संकेत देते हैं। अखबार प्रकाशित करने वाले के विचारों से तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाए क्या नहीं। लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाले रिपोर्टों जैसे नहीं हो सकते थे और लंदन से जो रिपोर्टें हैं वो ब्रिटिश शासन की और भारतीयों द्वारा छापे जाने वाले भारतीयों की इच्छा और अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। अब आइए अध्याय के अंत में उस कालखंड या काल रेखा को जान लेते हैं। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा गुजरात में आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, 1919 में रोलर सत्याग्रह मार्च अप्रैल, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में, और देखिए 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी अधिवेशन में आप जान लीजिए पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और आप जान लीजिए कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1931 में, गांधी इरविन समझौता मार्च में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में और 1935 का वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें सीमित प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन का आश्वासन दिया गया। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखोली और अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी 12वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हमने सविनय अवज्ञा और उससे आगे के नोट्स को जो है इस वीडियो में कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।